गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं नीलम गुप्ता पीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए नई यूनिट, नया टॉपिक द्रव्यमान केंद्र तथा रैखिक एवं कोणीय संवेग के संरक्षण को आज आपके साथ पढ़ाऊंगी। द्रव्यमान केंद्र क्या चीज होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जितना पढ़ा था, जितनी कक्षाएं हमने पढ़ी थी, उनमें हमने एक सिंगल पार्टिकल के मोशन के बारे में बात करी थी। हमने यह भी बात करी थी कि पार्टिकल जब मूव करता है तो उसकी एनर्जीज किस प्रकार से चेंज होती है और किस चीज पर एनर्जीज उसकी डिपेंड करती हैं। आज हम इस चीज को कंसीडर करेंगे कि यदि हमारा कण या हमारा निकाय एक सिंगल पार्टिकल सिस्टम ना होकर यदि बहुत सारे कणों से मिलकर बना हुआ होता है, तो ऐसे बहुकणीय तंत्र की गति को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। या हम ये कहें कि यदि हमारे पास कोई n कणों से मिलकर, बहुत सारे कणों से मिलकर बना हुआ कोई निकाय है, तो उस निकाय का क्या हम हर कण का अलग अलग द्रव्यमान निकालेंगे, या हमारे पास कोई एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम संपूर्ण निकाय का कहीं द्रव्यमान केंद्र या द्रव्यमान बिंदु एक निर्धारित कर सकते हैं। इसके लिए हमें समझना होगा कि द्रव्यमान केंद्र क्या होता है। क्योंकि हम जब सिंगल पार्टिकल की बात करते हैं तो हमें पता है कि उस पार्टिकल का जितना मास है, हमें उस पार्टिकल की उसके बेसिस पर बाकी सब चीजों की भौतिक अवस्थाओं को या किसी भी फिजिकल इवेंट के लिए हमें उसकी कैलकुलेशन, उसका एनालिसिस हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब हम बहुत सारे कणों से मिलकर बने हुए किसी निकाय की बात करते हैं तो हम ये बहुत सामान्य रूप से कह सकते हैं कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स का जो द्रव्यमान है, उन सबके द्रव्यमानों को यदि हम जोड़ दें तो वह उस निकाय के या पिंड के द्रव्यमान के बराबर होगा। बिल्कुल सही है। लेकिन यदि हमारा निकाय बहुत बड़ा है, जिसमें कणों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो ये एक बहुत टीडियस जॉब हो जाएगा कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स के हम द्रव्यमानों को ज्ञात करें और फिर हम उन सबको जोड़ें। हम ये जानते हैं कि यदि कोई भी पिंड हमारा बहुत सारे कणों से मिलकर बना हुआ है, जिसका द्रव्यमान सभी कणों के द्रव्यमानों के योग के बराबर है, तो हम यह भी देखते हैं कि उस पिंड की या उस निकाय की यदि हम स्थानांतरीय गति की चर्चा करें, तो स्थानांतरीय गति के दौरान पिंड के प्रत्येक कण में समान द्रव्यमान, समान विस्थापन होता है। ऐसा रिजिड बॉडी के केसेस में भी है। इसलिए यदि मान लो n कणों से मिलकर बनी हुई निकाय या पिंड जिसमें गति करती हुई अवस्था में प्रत्येक कण में समान विस्थापन रहता है, तो इसका मतलब हम उस निकाय की गति को या उस कण की गति को, उस पिंड की गति को, संपूर्ण पिंड की गति को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। जब कोई भी पिंड बाह्य बल के अंतर्गत कंपन गति या घूर्णन गति करता है, तो पिंड में एक ऐसा बिंदु जरूर होता है जो ठीक उसी प्रकार से गति करता है जब हम किसी आइसोलेटेड पार्टिकल को उस एक्सटर्नल फोर्स के अंडर में या एक्सटर्नल फोर्स के प्रेजेंस में यदि हम गति कराते हैं, तो वह बिंदु किसी भी निकाय में, वह बिंदु जहां पर हम उसकी गति को, उस बिंदु पर उस पूरे पिंड के द्रव्यमान को कंसीडर करते हुए हम ये विवेचना कर पाए कि यह ठीक उसी प्रकार से गति करता है जिस प्रकार से एक आइसोलेटेड पार्टिकल उसी एक्सटर्नल फोर्स के अंडर में गति करेगा। ऐसे बिंदु को हम द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। इसका मतलब हम किस प्रकार से इसको परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी पिंड या निकाय में द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जहां उसकी गति की व्याख्या के लिए उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कंसीडर करें कि ये हमारे पास एक निकाय है जो बहुत सारे कणों से मिलकर बना हुआ है, ये डॉट डॉट जो अपन ने दिखाए हुए हैं बहुत सारे कण हैं, और हमने कंसीडर किया कि मान लो ये जो निकाय है, ये जो पिंड है, चूंकि ये अनियमित आकृति का है, तो हमने कंसीडर किया कि मान लो ये हमारे पास कोई आयतमा कण है जो P बिंदु पर स्थित है, और मूल बिंदु से इस आयतन कण का स्थिति सदिश आ रही है, और इस पिंड का द्रव्यमान केंद्र मान लो C बिंदु पर स्थित है। इस द्रव्यमान केंद्र का
मूल बिंदु से स्थिति सदिश जो है वो कैपिटल RC है। संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान हमने m से प्रदर्शित किया है। अब हम कंसीडर करते हैं कि जो हमारा संपूर्ण पिंड है जिसका द्रव्यमान m है, ये n कणों से मिलकर बना हुआ है। जो ithवां कण है उसका द्रव्यमान मान लो हमने mi मान ले, और चूंकि हम ऑलरेडी इसको बता चुके हैं कि इसका स्थिति सदिश कितना है, ri है, तो उस और इस ithवें कण का पोजीशन वेक्टर द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष जो है वो हमारे पास, यह द्रव्यमान केंद्र जो है वो ithवें कण से हम कह सकते हैं कि RC दूरी पर स्थित है, स्मॉल RCI। ठीक है, अब हमने कंसीडर किया कि चूंकि बिंदु C के सापेक्ष iवें कण का स्थिति सदिश RCI है, तो हमने इस त्रिभुज से लिखा वेक्टर RI इज इक्वल टू वेक्टर RC प्लस वेक्टर RCI। यू कैन सी ओवर हियर। अब हमने समीकरण जो एक जिसको हमने लिखा है RI इज इक्वल टू RC प्लस RCI, इसको दोनों तरफ से हमने ithवें कण के द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर दिया और हमने इसको सभी कणों के लिए निकालना चाहा तो हमने इसमें समेशन लगा दिया, योग कर दिया। फिर समेशन I is varying from 1 to n MIRI is equal to again summation I is equal to 1 to n MIRC plus again summation I is equal to 1 to n MIRCI। यदि हम ये कंसीडर करें कि सभी पिंड के लिए समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 टू n MIRCI इज इक्वल टू 0 हो, तो हमारे पास क्या होगा, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 टू n MIRI इज इक्वल टू समेशन ऑफ MIRC, और समेशन ऑफ MIRI इज इक्वल टू RC के ऊपर कोई हमारे पास वेरिएबल नहीं है क्योंकि I doesn't depend upon RC does not depend upon I, so RC we can take outside from the summation. RC summation of I is equal to 1 to n MI, and this summation of MI is M1 plus M2 plus M3 plus M4 up to Mn. So this will give you the total mass of a system। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसका कुल द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। तो समेशन I is varying from 1 to n MIRI is equal to कैपिटल M into RC। चूंकि हमारे पास समेशन ऑफ MI is equal to M है, अब हमने समीकरण 3 के दोनों तरफ हमने गुरुत्वीय त्वरण से मल्टीप्लाई कर दिया। सो लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम समेशन I is equal to 1 to n MIG into RI is equal to MGRC। अतः जब हमारे पास समेशन ऑफ MIRCI 0 की अवस्था है तो पिंड के सभी कणों के भारों का मूल बिंदु के प्रति आघूर्ण RC पर पिंड के पूर्ण भार के तुल्य भार के काल्पनिक कण के भार के मूल बिंदु के प्रति आघूर्ण के बराबर होगा। अर्थात पिंड का भार स्थिति सदिश RC के बिंदु पर केंद्रित माना जा सकता है। अर्थात समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 टू n MIRI किसी भी निकाय के लिए द्रव्यमान का आघूर्ण मोमेंट ऑफ मास ऑफ सिस्टम कहा जाता है। ऐसी स्थिति में जब हमारे पास बिंदु C जिसको हमने सेंटर ऑफ मास कहा था, जिसका स्थिति सदिश R से डिनोट किया है, उस पर पिंड का पूर्ण द्रव्यमान केंद्रित मानने के लिए ये आवश्यक होगा कि समेशन ऑफ MIRCI मस्ट बी इक्वल टू 0। अर्थात वह बिंदु जिसके सापेक्ष पिंड के विभिन्न कणों के द्रव्यमान तथा उससे उनकी सदिश दूरी के गुणनफल का योग 0 होता है, उसे पिंड का द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र सिर्फ और केवल कणों के द्रव्यमान तथा उनकी एक दूसरे के सापेक्ष स्थितियों पर निर्भर करता है। नाउ वी विल कंसीडर व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति को निकालने के लिए मान लो हमने कंसीडर किया कि हमारे पास जो सिस्टम है वो 2 पार्टिकल सिस्टम है। यदि 2 पार्टिकल सिस्टम है, इसका मतलब हमने उस निकाय को कंसीडर किया है जो 2 कणों से मिलकर बना हुआ है, जिसके कणों के द्रव्यमान M1 और M2 है और उनके स्थिति सदिश R1 और R2 है, और द्रव्यमान केंद्र का जो स्थिति सदिश है वो RCM है। आप चित्र में देख सकते हैं, दिस इज द मास M1, दिस इज द मास M2, द पोजीशन वेक्टर ऑफ M2 मास इज R2, द पोजीशन ऑफ M1 मास इज R1 एंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज RCM। द्विकण तंत्र निकाय है। जब हमारे पास समेशन ऑफ MIRCI 0 होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ MIRI इज इक्वल टू समेशन ऑफ
mi RCM. RCM we can take outside from the summation. So this is equal to m RCM. So RCM is equal to summation of mi ri upon summation of m, or this is equal to, because we have only two particles 1 and 2, so RCM is equal to m1 r1 plus m2 r2 upon m1 plus m2, where this m is equal to m1 plus m2 निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान है, तो RCM is equal to हमारे पास क्या हो गया m1 r1 plus m2 r2 upon m. ये तो हमारे पास हुआ द्विकण तंत्र निकाय के लिए। यदि हमारे पास मिनी पार्टिकल सिस्टम में बहुकणीय तंत्र है तो उसके लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, हमने फिर से वही कंसीडर किया कि मान लो हमारा जो निकाय है वो बहुत सारे कणों से अर्थात n कणों से मिलकर बना हुआ है। उन n कणों में से प्रत्येक कण का जो द्रव्यमान है वो क्या है, m1 m2 m3 m4 अप टू mn, तथा m1 द्रव्यमान वाले कण का स्थिति सदिश r1 है, m2 द्रव्यमान वाले कण का स्थिति सदिश r2 है, m3 द्रव्यमान वाले कण का स्थिति सदिश r3 है। उसी प्रकार nth कण का जिसका द्रव्यमान m है उसका स्थिति सदिश rn है। यदि इस निकाय के जिसमें n कणों से मिलकर बना हुआ निकाय है, यदि उसके द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश RCM से प्रदर्शित करें, जस्ट लाइक दिस is center of mass. So this is equal to summation of mi is equal to summation of mi RCM, और क्योंकि द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा से हम जानते हैं summation of mi RCI is equal to 0, so RCM summation of mi is equal to summation of mi RI, और RCM is equal to summation of mi RI upon summation of mi, that will be equal to m1 plus r1 m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 up to mn rn upon m1 plus m2 plus m3 up to mn, और RCM is equal to m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 up to mn rn upon capital N. So capital M is the total mass of a system. Now we consider the position of center of mass in terms of the कोऑर्डिनेट कंपोनेंट। कोऑर्डिनेट कंपोनेंट के लिए हमने कंसीडर किया कि मान लो हमारे पास जो द्रव्यमान केंद्र है उसके निर्देशांक XCM, YCM और ZCM से हमने प्रदर्शित किए। तो द्रव्यमान केंद्र का जो स्थिति सदिश RCM है वो क्या होगा, XCM I कैप प्लस YCM J प्लस ZCM के। अर्थात यदि मान लो हमारे पास मिनी पार्टिकल सिस्टम है तो पहला कण जिसका द्रव्यमान m1 था, जिसका स्थिति सदिश r1 है, उसको हम उसके कंपोनेंट्स के रूप में क्या लिख सकते हैं, x1i प्लस y1j प्लस z1 के। दूसरे कण का स्थिति सदिश यदि r2 है तो हम क्या लिख सकते हैं, r2 इज इक्वल टू x2i प्लस y2j प्लस z2 के, और r3 इज इक्वल टू x3i प्लस y3j प्लस z3 के। और हमने ये जो दोनों समीकरण हैं हमारे पास, समीकरण 9 और समीकरण 10, इसको हमने समीकरण 6, 7 और 8 में रखे। ये 5 हुआ हमारे पास, ये समीकरण मैंने भूल लिखना, ये 6, ये 7 और ये 8। इन तीनों समीकरणों में जब हमने रखा तो हमारे पास द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश क्या आ गया, XCM इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस mnxn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn, और XCM इज इक्वल टू 1 अपॉन m समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n mi xi। सिमिलरली YCM इज इक्वल टू 1 अपॉन m समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n mi yi। उसी तरह से हम z कंपोनेंट को कंसीडर कर सकते हैं। ZCM इज इक्वल टू m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3 अप टू mn zn, और m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn, और ZCM इज इक्वल टू 1 अपॉन m समेशन ऑफ i इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n mi zi। अर्थात यदि हमारा निकाय अनंत संख्या के बिंदुबद्ध द्रव्यमान कणों जो कि सतत रूप से हमारे वितरित हों, अर्थात उन कणों के मध्य दूरी बहुत कम है, तो हमारे पास जो समीकरण 6, 11, 12 और 13 में जो समेशन का जो चिन्ह है, दिस इज समेशन चिन्ह साइन, इट इज कन्वर्टेड इनटू द इंटीग्रल फॉर्म। और उस स्थिति में यदि निकाय के अल्पांश का द्रव्यमान dm से रिप्रेजेंट करें, जिसका स्थिति सदिश यदि r हो, तो निकाय के द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश RCM होगा। और ZCM इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन m इंटीग्रल RDM।
उसके RCM इज इक्वल टू, सॉरी दिस इज नॉट Z, दिस इज R, तथा उसके स्थिति निर्देशांकों का घटकों का मान कितना होगा, XCM इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रल XDM, YCM is equal to 1/m integral YDM, and ZCM is equal to 1/m integral ZDM. If the rho is the density of a system of particle, mass density, then dm is equal to rho into dv, where dv is the volume of a small element. So RCM is equal to 1/m integral rho r dv. XCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/m इंटीग्रल रो, R की जगह हमारे पास यहाँ जाएगा X इंटू dv. सिमिलरली YCM इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रल रो y dv, एंड ZCM इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रल रो z dv. हमारे पास जितनी भी वस्तुएं हैं जो अगर वो नियमित ज्यामितीय आकार की हैं तो उनका द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होगा जिसके चारों ओर वो वस्तु या वो पिंड हमें सिमेट्रिकल दिखाई दे. जैसे कोई गोला है, कोई चकती है, इस प्रकार की जितनी भी चीजें हैं उनका द्रव्यमान केंद्र उनका केंद्र बिंदु ही होता है. लेकिन यदि हमारे पास कोई अनियमित आकार की वस्तु भी है तो भी हम उसका द्रव्यमान केंद्र की स्थिति को जो जितनी इक्वेशंस हमने यहाँ पढ़ी हैं उनकी सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट टाइम वी विल कंसीडर द वेलोसिटी एज वेल एज एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास. थैंक यू.